हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड एनरेन को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में जाते हुए सोच रही थी कि पिछली जिंदगी वाली गलती मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। और तभी उसे मेल लीड जियांगजू दिखाई देता है तो उसे याद आता है ये तो वही इंसान है जिसने लास्ट लाइफ में जियांग फैमिली को इनहेरिट किया था। और अगर मुझे किन और एन फैमिली से बदला लेना है तो ये उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो बेझिझक उसके पास जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर लेती है और वह भी बिना किसी सेकंड थॉट के उसकी बात मान जाता है। मुझे लगता है शायद वह पहले से ही उसे पसंद करता था। और जब वह वेडिंग वेन्यू में पहुंचता है तो हमें यहाँ मालूम होता है कि एनरेन की ब्राइड्समेड जियांगजू की बहन जो होती है, जो कि एनरेन की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो वह एनरेन से पूछती है आखिर तुम दोनों कब मिले। तो एनरान के 20 मिनट कहने पर वह शॉक हो जाती है। फिर इससे पहले कि वह अपनी शादी को कंटिन्यू करते वहां हंगामा खड़ा करने पहुंच जाते हैं एनरान के डैड और उसकी स्टेप मॉम। वह उसे किन फैमिली के अलावा कहीं भी शादी नहीं करने देना चाहते थे। तो जैसे ही एनरान अभी भी अपने डैड को स्टेपसिस का सपोर्ट करते हुए देखते हैं तब वह फ्लैशबैक में खो जाती है किस तरह से हमेशा उसके डैड उसकी स्टेपसिस का ही साथ देते थे। जब ग्रैंडपा ने उसकी फर्स्ट डे जॉब लगने पर उसके लिए ड्रेस भिजवाई थी तो वहां पर खड़ी हुई उसकी स्टेपसिस निया को उससे इतनी जलन हुई कि वह खुद ही उसे एज अ बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट करने की फिराक में थी और कहती है सिस्टर आपने ही मुझे यह ड्रेस लाई है ना, यह मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है ना। तो वह उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर उतने में वहाँ डैड आ जाते हैं और जैसे ही डैड को पता लगता है डैड तो बिना सोचे समझे निया का ही साथ देते हैं, जिस बात से अब जाकर उसे इतनी बातें हर्ट हो रही थी क्योंकि पहले वह इस बारे में जानती ही नहीं थी। अब उसका रीबर्थ हुआ है तो वह अच्छे से जानती है कि इस घर में उसका अपना कोई भी नहीं था। और अभी भी जहां डैड को मालूम है कि उसके फियांसे को निया ने ही फंसा के रखा है, उसके बावजूद भी उसके डैड निया का ही साथ दे रहे हैं। तो इस बात से उसे और भी ज़्यादा दुख होने लगता है। पर जैसे ही उसके डैड को पता लगता है उसका हस्बैंड जियांग फैमिली से है तो वह एकदम से पलटी मार देते हैं और यहाँ स्टेप मॉम उन्हें शादी रुकवाने के लिए फोर्स करने लगती है। पर डैड तो जानते थे कि जियांग फैमिली की असली ताकत क्या है तो वह उन्हें जल्दी से वहां से ले जाते हैं और यहाँ वह दोनों अच्छे से शादी कर लेते हैं। और घर जाके जब वह अपने लिए रूम के लिए पूछती है तो वो उसे छेड़ने लगता है। तो कहता है ऑब्वियसली तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी और मेरे साथ ही सोओगी। तो उसे डरता हुआ देखकर वह कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें जो रूम लेना है तुम उसमें रह सकती हो। और उसके जाने के बाद असिस्टेंट को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए अरेंजमेंट करने को कह देता है। और रात को जब एनरान बाथ लेने के बाद जैसे ही देखती है कि यहाँ तो मेरे लिए कोई ड्रेस नहीं है तब वह सोचती है क्या फ़ायदा जियांग फैमिली का इतना बड़ा होने का, वह मेरे लिए एक ड्रेस तक का अरेंजमेंट नहीं करवा पाए। तो वह जियांगजू को आवाज़ लगाती है और जब कोई आवाज़ नहीं सुनता तो वह खुद ही बाहर आके देखने लगती है पर वहाँ जियांग भी छुपा हुआ था। और तभी वह कहती है तुमने मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी, मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ें लगाई। तभी वह उसे कहता है मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं सुनाई दिया और मैं तुम्हारे लिए लगेज लेके आया हूँ। और जैसे ही वह उस तरफ जाने लगती है तब वह गिरने ही वाली होती है और वह दोनों साथ में ही बेड पर गिर जाते हैं। तो डर के एनरान उसे तो थप्पड़ ही रख देती है, फिर माफ़ी मांगने लग जाती है कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। और यहाँ जियांगजू उसे शादी के लिए सर्टिफिकेट के लिए जाने के बारे में कहता है और कहता है कि इसके बाद तुम मुझे चीट नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है हाँ, आखिर चीट करना भी कौन चाहता है। और उधर निया एनरान के फियांसे जी के साथ होती है तो वो बड़ी खुश हो रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि सिस्टर कैसा लगा ना, मैंने तुम्हारी शादी बर्बाद की और वाओ मैं तो तुम्हारी वह बेइज्जती वाली शक्ल देखना चाहती थी, तुम्हारी उधर कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई होगी।
और उसकी ऐसी सोचों में जी को उसकी माँ की कॉल आ जाती है और वहाँ उसे पता लगता है कि एनरान की शादी हो चुकी है। तो वह भड़क जाता है और निया पर गुस्सा करना लग जाता है कि तुम्हें पता था ना कि उसका जियांग के साथ अफेयर चल रहा है, तभी तुमने मुझे यहाँ रोक के रखा था। तो वो शॉक हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है, पर यही हकीकत थी। तो वह इस बात को मान जाती है और उसे बहलाने के लिए कहती है, हो सकता है एनरान और जियांग की बहन बेस्ट फ्रेंड हो, तो उन्होंने यह सब पहले से ही अरेंज करवाया हो। तभी वो कहता है कि ठीक है, पर मुझे तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करके दो, यह मेरी तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। और ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एनरान ने एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके रखा था। वह कह रही होती है, देखो हम बाहर वालों के लिए शादीशुदा होंगे, पर रियल में हम जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। पर जियांगजू तो ऐसा नहीं चाहता था, तो वह उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और कहता है, पहले मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम्हारी बारी है। तभी वो उसे सिविल अफेयर ब्यूरो ले जाता है। वहाँ एनरन के माइंड में चल रहा होता है कि पिछली जिंदगी में इसी जगह से मेरी लाइफ बर्बाद होने की नींव रखी गई थी, यहीं से मैंने जी से शादी की थी और जी की इंटेंशन ही कुछ गलत थी। और वह वहाँ पर एनरन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास शादी के लिए मेरी अकाउंट बुक कहाँ से आई, तुमने यह कैसे अरेंज किया। तभी वह उसे यह बात सीक्रेट है कह के टाल देता है। और पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, इसमें जियांग के कोई एफर्ट्स नहीं होते हैं, उल्टा उसके असिस्टेंट ने ही ये सब अरेंजमेंट किए होते हैं। और थोड़ी ही देर में उन दोनों को उनकी शादी का सर्टिफिकेट में मिल जाता है। इससे पहले कि एनरन उसे रखती, जियांग उसे छीन लेता है। तभी वहां आ जाता है जी और माफी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मैं इमरजेंसी में था जिस वजह से मैं शादी में टाइम पे नहीं पहुंच सका। और यहाँ एनरान को तो पता था कि यह कैसी इमरजेंसी थी और वह याद करती है पिछली जिंदगी में भी इसने सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो और जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टीज है उसके वास्ते ही मुझसे शादी की थी। पर अब तो उसने अपनी जिंदगी को पलट दिया है। अब वह थोड़ी रिलैक्स होती है। तो जब वह देखती है कि जियांग कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है, तो वह उसे इंट्रोड्यूस करवाती है जियांग से एज अपना हस्बैंड। और यहाँ पर जी एनरान के करेक्टर पे बात करने लग जाता है। तो वह कहती है, हाँ जैसे तुमने निया के साथ मुझे धोखा दिया और तब तो तुम अपनी लोअर बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जी ऐसा सुनते ही इससे पहले कि उसे थप्पड़ मारता, वहां पर जियांग उसे रोक देता है। और इसके बाद वह पता नहीं कौन से भ्रम में था जो कहता है, तुमने मुझे जलाने के लिए इससे शादी की है। तभी एनरान उसे कहती है, तुम मेरे पति के उंगली भर भी नहीं हो। और एनरान का उसकी और बकवास सुनने का कोई मन नहीं था। तो वह कहती है, हस्बैंड चलो चलते हैं। और अंदर जाके वो सोच रही थी, मुझे इन्हें सबक सिखाने के लिए एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। जियांग पूछता है, क्या सोच रही हो। तभी वो कहती है, मुझे घर जाना है। तभी वो कहता है, तुम ऑलरेडी घर में हो। तभी वो अपने घर की बात करती है कि मुझे अपने मायके में जाना है और वो साथ में चलने को कहता है। पर वह कहती है, नहीं तुम अपने ऑफिस का काम करो, मैं उधर का सब हैंडल कर लूंगी। और उधर उसके डैड उस पे भड़क रहे होते हैं और कहते हैं, चलो किन फैमिली में माफी मांगो और हमने उनसे 100 मिलियन लिए हैं, तुमने शादी तोड़ दी और यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और एनरन माफी मांगने से मना करती है कि आपने डाउरी ली है, मैंने नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता तक नहीं था। और शादी में जी नहीं आया था और वह शादी तोड़ने की वजह मैं नहीं हूँ। और जिस वजह से मुझे जियांग से शादी करनी पड़ी, तो उसके डैड तो उस पर भड़के जा रहे होते हैं। पर जियांग भी अपनी बीवी को बचाने के लिए आ जाता है। डैड को ऐसे हाल में देखकर स्टेप मॉम कहती है, तुम हमारे सन इन लॉ हो, ये क्या बिहेवियर है। तो वह उसके डैड को छोड़ देता है। तब भी वह जाने लगते हैं। पर स्टेप मॉम ढीठ इंसान की तरह डाउरी की भी डिमांड रख देती है और एनरन उन्हें अच्छा खासा सुना देती है। तभी जियांग भी उसे अपने साथ ले जाता है और गाड़ी में एनरन उनके ऐसे बर्ताव की वजह बताती है कि उन्होंने किन फैमिली से डाउरी ले रखी थी और अब मेरी शादी तो हुई नहीं, तो शायद किन फैमिली उनसे वापस मांग रही होगी।
तभी जियांग उसे बताता है कि मैंने उन्हें 200 मिलियन की डाउरी दे दी है। तो ऐसा करने के लिए इससे पहले कि वह उस पर गुस्सा करती है, इससे पहले ही वह उसे चुप करा देता है। और कैसे करवाता है ये तो आप देख ही सकते हैं। और घर में जाके वो प्रीवियस लाइफ की याद करती है जहां निया ने उसका प्रोजेक्ट खुद के नाम करके एनजिया कंपनी को ही डुबो दिया था। इसलिए वो अगले ही दिन पहुंच जाती है जियांग की बहन जोजो से मिलने। और जोजो उससे पूछती है, तुमने अचानक से मेरे भाई से शादी का फैसला क्यों किया? और एनरान कहती है, वो क्या है ना, हमें पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। और इससे पहले जो कुछ और पूछती तो वह बात को टाल देती है ताकि वो अपने भाई को कुछ जाके कह ना दे। तभी वह अपनी नई कंपनी खोलने का प्रपोजल रखती है और उसे इन्वेस्ट करने की एडवाइस भी देती है। तभी एनरैन बताती है कि आंची कंपनी तो डूबने वाली है। जो कहती है, तुम्हें कैसे पता? तो अब उसे कैसे पता, वह कैसे बताती कि एनरैन का तो रिबॉर्न हुआ है। और यहाँ पर वह लोग अपने इन्वेस्टमेंट को फिक्स कर देते हैं। और इसके बाद जो अपने भाई को भी कॉल करके कह देती है, जो इसके बाद अपने भाई को कह देती है, क्या भाई, एनरैन तो कह रही थी उसे आपसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। जिसे सुनते ही जियांग तो फूला ही नहीं समा रहा होता है। वहाँ असिस्टेंट आता है तो वो उसे वेडिंग गिफ्ट्स लेने को कह रहा था। और अपने बॉस की इतनी बड़ी स्माइल देख के असिस्टेंट तो सोचता है कि वाह क्या बात है, बॉस तो प्यार में बिल्कुल मजनू बने पड़े हैं। और दूसरी ओर एनरैन पहुंची होती है अपनी स्टेप से निया के पास। उसकी बहन तो उसे बातें सुनाने में लग जाती है कि मैंने तो सुना है जियांग को इससे पहले कोई जीएफ नहीं थी और वह किसी भी लड़की से प्यार में नहीं पड़ा था। क्या वह तुम्हारा उल्लू तो नहीं काट रहा है? और आप वैसे भी, मुझे लगता है जी को जेलस कराने के लिए ही आपने उससे शादी की है। तो एनरैन का उसकी बात सुनने का कोई मन नहीं था और वह वहां से जा ही रही होती है। तभी निया को अपने डैड के आने की आहट हो जाती है और वो खुद को ही थप्पड़ लगा लेती है। 1-2 थप्पड़ और लगा लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ड्रामा करने में लग जाती है और डैड आके अपनी लाडली बेटी निया का ही साथ देते हैं, जिसकी एनरैन को उम्मीद भी थी। और जब वो उन्हें कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ भी, मैंने अब तक स्ट्रगल करके ये पोजीशन ली थी और इसे आपने आते ही जनरल मैनेजर बना दिया। तो उसके डैड निया से माफ़ी मांगने को कहते हैं तो वह उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। और मैनेजर बनते ही निया तो उसे बुली करने में लग जाती है। और इतना काम देना काफ़ी नहीं था कि वो खुद भी वहां पहुंच जाती है जी के साथ और उसे बातें सुनाने में लग जाती है। यहाँ एनरैन को पता लगता है कि जिस प्रोजेक्ट पे वह इतने टाइम से काम कर रही थी वह तो अब निया को मिल चुका है। तो वो अपने डैड से सवाल करने पहुंच जाती है। तो जब डैड नहीं मानते तो वो कहती है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और डैड भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते और यही तो आखिर एनरैन चाहती थी। वह भी इस कंपनी से बाहर निकलना चाहती थी और यही बात की इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जियांग को देता है तो वह एकदम से बौखला जाता है और एनरैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पीछे से असिस्टेंट भी दौड़ रहा होता है और उसकी हालत तो ख़राब हो चुकी थी। और जब जियांग को घर में भी एनरैन नहीं मिलती तो वह असिस्टेंट से कार की चाबी लेके उसे लोकेशन पता करके भेजने को कहता है। और रात को जब वो उसे ढूंढ लेता है वह कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो वह पूछती है कि आखिर मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? तो वह कहता है कि तुम्हें सभी लोग bully कर रहे थे। वह कहती है, नहीं, आखिर मुझे कौन bully कर सकता है? तभी वह कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें उन्होंने ऑफिस से निकाल दिया। तो वह कहती है, मैंने खुद जॉब छोड़ी है, उनकी औकात नहीं है मुझे निकालने की। और यह सब बातें करते हुए जब वह घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जियांग के मॉम डैड होते हैं और उनका रूखा व्यवहार देख के एनरैन को लगता है, मैं कैसे भूल गई, रिच लोगों के लिए बहुओं के अलग ही उम्मीदें होती हैं और अंदर जाके तो अलग ही बात चल रही होती है। वो उससे इम्प्रेस होते हैं। जैसे ही वह पूछते हैं तुम्हें साथ में कितना टाइम हुआ, तो यहाँ पर जियांग तो सीधे 5-6 साल कह देता है। एनरैन शॉक तो होती है पर उसका साथ देती है। और यहाँ मॉम डैड एनरैन को बहुत सारी गिफ्ट्स दे देते हैं, विलास और एक कार्ड जिसमें उसके लिए मंथली सैलरी आने वाली है,
मीन पॉकेट मनी और ज्वेलरीज। और उनके जाने के बाद एनरन इन्हें लेने से मना कर देती है। वह उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, पर जियांग उसे धमकी देता है, अगर तुम यह नहीं लोगी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और पनिश कैसे करूंगा, किस करके। तो वो यह सारी गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेती है। और शाम को जब एनरन निया से मिलने जाती है, अपनी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रही होती है, तभी वहां पहुंच जाता है उसका पति जियांग। और जियांग भी जैसे ही उसका प्रोजेक्ट देखता है तो वह इम्प्रेस हो जाता है और उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ऑफर रख देता है, जिससे सुनते ही जोजो तो भड़क जाती है, क्योंकि वह अपनी फ्रेंड की इकलौती इन्वेस्टर रहना चाहती थी। और अगर उसके भाई ने इन्वेस्ट कर दिया तब तो उसके इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो उसके जले पे नमक लगाने के लिए जियांग एनरन को अपने साथ भी ले जाता है। और दूसरी ओर निया को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिस प्रोजेक्ट को उसने एनरन से हथिया लिया था, अब वह उस प्रोजेक्ट में एक और कंपनी हमारे अगेंस्ट बिड करने वाली है। और जिसे सुनते ही वह गुस्सा हो जाती है और खून तो उसका तब उबलता है जब उसे पता लगता है उस कंपनी को खड़ा करने वाली भी एनरन ही है और उसकी इन्वेस्टमेंट जियांग ने की है। तो और उधर एनरन भी अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज से मिलने पहुंची होती है। जैसे ही वो ऑफिस जाती है, जो उसे जी और निया की शादी का कार्ड देती है और वो दोनों इनकी एंगेजमेंट पे जाने का प्लान करते हैं। और अगले दिन पहुंच जाती हैं दोनों सहेलियां उसके एंगेजमेंट में। तो निया कहने लगती है, सिस्टर मुझे उम्मीद नहीं थी आप आओगी। तो जितने मीठे तरीके से निया ने सवाल पूछा था उसमें और चाशनी छोड़ के एनरन भी जवाब देती है, हाँ मेरी बहन ने मुझे बुलाया था तो मैंने तो आना ही था। और फिर जैसे ही वॉशरूम जाती है उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वह वहाँ बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होने के पीछे भी साजिश उसकी बहन निया की होती है। तो जैसे ही वह रूम में लाके पटक देती है, फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां निया ने ही एक पर्सन को अरेंज करवा के कहा था, तुम्हें मेरी बहन के अचित्र विचित्र फोटोज और वीडियोस लेने हैं। और यह सब छोड़ के एक वेटर को एनरन को ड्रिंक में ड्रग मिलाने को भी निया ने ही कहा था। और एनरन के वहां आने पर वेटर ने उसे वो ड्रिंक पिला भी दी थी। और अभी उसे बेहोश देख के वो पर्सन भी वहां आ जाता है और निया उसे इंस्ट्रक्शन दे के वहां से निकल जाती है। और इससे पहले कि वो पर्सन एनरन के साथ कुछ गलत करता, वहां जियांग पहुंच जाता है और उसे सेव कर लेता है। और घर में आकर भी वो बहुत डर रही होती है और जियांग को भी कहीं जाने नहीं देती। तो वो वहीं पर रुक जाता है और अगली सुबह एनरन उसे ही डांट देती है, पर वो बताता है कि तुम ही थी जिसने मुझे रोका था, तुम ही थी जो डर रही थी और मेरे साथ चिपक रही थी। और जब जियांग ऑफिस जाता है तो अपने असिस्टेंट को कल रात के बारे में पता करने का काम थमा देता है। और एनरन भी अपने काम में फोकस्ड थी और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसे रियलाइज होता है वह तो 10 आवर्स से काम में ही लगी हुई है। और घर पहुंच जाती है और खाना लेकर घर में जियांग को देख के देखती ही रह जाती है। वो उसे छेड़ता तो है पर उल्टे में एनरन ही उसे छेड़ता तो है कि तुम मुझे इस तरह से क्या देख रही हो। उल्टे में वह उससे ही छेड़ देती है कि तुम मेरे सामने ऐसे क्यों आए हो, कहीं तुम्हारा मुझ पर कोई क्रश तो नहीं है। और उसे ऐसे बातें करते हुए देखकर वह वहां से निकल जाता है। और फिर शाम को एनरन उसे अपने प्रोजेक्ट बताती है, जिसे देखते ही जियांग भी इम्प्रेस हो जाता है। और उधर उसके ऑफिस में कोई नकाब वाला इंसान उसके प्रोजेक्ट को चुरा के ले जाता है। और अगले दिन उसका नतीजा देखने को भी मिल जाता है, क्योंकि उसका बनाया प्रोजेक्ट तो निया दिखा रही होती है। और वहाँ सब एनरन के यह बताने पर कि यह प्रोजेक्ट मेरा है तो उल्टा सभी उसी से एविडेंस मांगने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि यह प्रोजेक्ट तुम्हारा है। अगर यह तुम्हारा है तो तुम प्रूफ करके दिखाओ, कोई एविडेंस हो तो वो दिखाओ। और एविडेंस के तौर पे जो वो देती है वो तो खाली निकलता है। तो सारे लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। निया तो अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है, बट एनरन उसके प्रोजेक्ट
के अंदर के लूप होल्स बताती है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो आपकी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है, और अपना दूसरा प्रोजेक्ट बताती है। यहाँ निया उस पे भड़क जाती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो एन रैन कहती है, वाह, तुम मेरा प्रोजेक्ट चुरा भी सकती हो और मैं अपनी सेफ्टी के लिए 2 प्रोजेक्ट बना भी नहीं सकती। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो, इसलिए मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे, और जो तुमने चुराया वह तो एक फेक वाला प्रोजेक्ट था। और बाद में यह प्रोजेक्ट मिल जाता है एन रैन को, जो न्यूज़ देखते ही वह खुश हो जाती है और जियांग को गले लगा लेती है, और जियांग उसे खाना बनाने को कहता है, और घर जाके उसे रियलाइज़ होता है उसने कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल्स बड़ी बेकार होती हैं। असिस्टेंट जियांग को कॉल करके बताता है, हमें ड्रग मिलाने वाले वेटर मिल चुका है, और कॉल काटने के बाद वह देखता है उसकी पत्नी ने सब जला दिया है और खाना बहुत बेकार बना है। तो बेचारे को खुद ही खाना बनाना पड़ता है, और उसका खाना खा के वो कहती है, वाह क्या बात है, पति हो तो ऐसा इतना डिलीशियस फूड। और इसके बाद वह अपनी पति वाली ड्यूटी करने के बाद वह जाता है उस वेटर से पूछताछ करने के लिए, और वेटर डर के सब बता देता है कि उसे ये सब करने को निया नहीं कहा था, पर उसे अपने बच्चे के लिए यह सब करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। पर जियांग कैसे उसे माफ़ कर देता? आखिर यह तो उसकी बीवी का सवाल था। तो वह अपने असिस्टेंट को पुलिस को कॉल करने को कह देता है, तो वो वेटर वहाँ पर पागल हो जाता है, कहता है अगर मैं नहीं बचूंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं बचने दूंगा, और उसे चाकू घोंपने ही वाला होता है, पर असिस्टेंट उसे ऐसा करने से रोक देता है और उधर पकड़ लेता है। और जियांग कहता है, अब तो तुम पे डबल चार्जेस लगेंगे, एक तो तुमने मेरी बीवी को ड्रग्स दिए, और दूसरा तुमने मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में, तुम अब लंबा जेल जाने वाले हो। और घर जाके वो अपनी बीवी की फिक्र में कहता है, ना जाने तुमने इन सालों में अंजिया फैमिली में कितना झेला होगा। वो अचानक से पूछने की वजह पूछती है, तो वो बताता है कि उस रात तुम्हें ड्रग देने के पीछे निया का ही हाथ था, और उस वेटर की रिकॉर्डिंग भी एन रैन को सुना देता है। और अगली सुबह जब वो ऑफिस में होती है, उसके डैड उसे मिलने को बुलाते हैं, क्योंकि निया ने उनके कान भर दिए थे उसी बात पे कि उसने मुझे प्रोजेक्ट चोरी करने के लिए फेक फाइल छोड़ी थी। और जब वह घर जाती है तो सभी उसे माफी मांगने पे मजबूर कर देते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग डैड को सुनाती है, और डैड तो उसका फोन मांग के उसे डिलीट कर देते हैं। अब तो एन रैन भड़क जाती है और कहती है, अब तो मैं ये सबूत पुलिस को दिखाऊंगी, ऐसे मैं ऐसा करने नहीं वाली थी। तो उसके डैड उसे गार्ड्स से बोल के उसे वहाँ ही रुकवा लेते हैं, और उसे कहीं जियांग ना ढूंढ ले, इसलिए वह उसे ओल्ड हाउस में कैद करने का ऑर्डर भी दे देते हैं। मतलब गजब ही डैड हैं। और उधर जियांग को भी असिस्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता है, उनकी लास्ट लोकेशन ओल्ड हाउस की ही थी, और दूसरी तरफ एन रैन को ठंडे रूम में लॉक करके रखा गया था, जहां उसका हाल बेहाल था और उसे खाना भी बासी दिया जा रहा था। वह मेड को कहती भी है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें क्या लग रहा है जियांग फैमिली तुम्हें यूं ही जाने देगी, एटलीस्ट खाना तो अच्छा दो। मेड उसकी बात समझ जाती है और वहां से चली जाती है और कहती है रुको, थोड़ा वेट करो। उसे बचाने को उतनी देर में जियांग भी वहां पहुंच जाता है और उसे उठा के वहां से ले जा रहा होता है, और असिस्टेंट को भी सब सेटल करने का ऑर्डर दे देता है। और जब वो हॉस्पिटल में उठती है तो वहां उसके साथ जो होती है, जो उसे सारा माजरा बताती है कि मेरे भाई ने तुम्हारे डैड को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। और यहाँ पर एन रैन बताती है, मुझे तो लगा था डैड अब तक बायस थे, पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह तो इतने घटिया इंसान है, वह तो मुझे प्यार ही नहीं करते, उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। जब उनके हाथों में सारे सबूत भी आ गए उसके बाद भी उन्होंने निया का ही साथ दिया। और तभी वह कहती है, तुम फिक्र मत करो, भाई ने उनकी कंपनी को बर्बाद करके रख दिया है, उनकी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने को अब तैयार नहीं होने वाला है। और उसके सास ससुर भी उसकी फिक्र में आ जाते हैं, और जियांग उन्हें कहता है आप इसे अब रेस्ट करने दीजिए। तो सब लोग वहां से चले जाते हैं, और उसके बाद वह अपनी बीवी को कंसोल करता है, और उधर जी भी पहुंच जाता है उन तीनों से एक्सप्लेनेशन मांगने, कहता है अब तो आपकी कंपनी के स्टॉक्स भी नीचे डूबने लग गए हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि
किन फैमिली हमारी मदद कर सकती है। तो जी सोचता है अगर मैंने इनकी मदद की तो मेरी कंपनी बर्बाद होने में कोई देर नहीं लगेगी, पर वह उनकी शादी वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वह उसके बाद इस कंपनी के बारे में ज़्यादा ना सोचे और इनकी कंपनी को मैं खुद ही अपने अंडर कर लूँ। आखिर वह यही तो चाहता था, वह उनकी प्रॉपर्टी के पीछे कब से उनके साथ बना के रख रहा था। और दूसरी तरफ एनरेन भी पहुंच जाती है पिल्लो उठा के जियांग के पास। वह कहती है मुझे अकेले में डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? तुम फिक्र मत करो, मैं नीचे ही सो जाऊंगी। पर जियांग एज अ जेंटलमैन उसे कैसे नीचे सोने दे सकता था। वह खुद ही नीचे सो जाता है और उसे बेड पे सोने को कहता है। पर सुबह का सीन तो उल्टा ही था क्योंकि वह दोनों साथ में ही सो रहे थे। अब आखिर वो ऊपर कैसे पहुंचा, यही सवाल एनरेन भी पूछती है। तो वो बताता है कि रात को तुम्हें नाइटमेयर आ रहे थे और तुम डर रही थी, तो मैं संभालने के लिए ऊपर आया और यही मेरी आंख लग गई। और फिर वह उसे छेड़ने में लग जाता है। तो वह उसके बाजू में दांतों से वॉच बना देती है और यहाँ जियांग उसे नाराज हो गया था तो वह उसे मनाने के लिए खाना बनाने लगती है, जो काम आता नहीं। पता नहीं लोगों को वही काम क्यों करना होता है। तो जोजो कहती है अरे वाह, मैंने भी सुना है मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। और उसकी तारीफ उसी पे भारी पड़ जाती है क्योंकि एनरेन उसे ही टेस्ट करवाने में लग जाती है। और इसके बाद एनरेन पहुंच जाती है जियांग के ऑफिस लंच लेके और वो बात टालने की कोशिश करता है। वह बात टालने की भरपूर कोशिश करता है कि उसे यह खाना खाना नहीं पड़े, पर वह उसे कुछ ना कुछ करके टेस्ट करवा ही देती है। और बेचारा क्या करता, दिल पे पत्थर रख के जैसे ही टेस्ट करता है उसकी हालत खराब हो जाती है। पर उसे खुश देखकर जैसे ही वह पूछती है, वह देखता है कि वह कितनी खुश हो रही है और जैसे ही वह पूछती है कि तुम्हें टेस्टी लगा ना, तो वह उसकी हाँ में हाँ मिला लेता है ताकि वह ऐसे ही खुश रहे। और इसके बाद एनरेन वहां से चली जाती है और वहां पर एनरेन उसी प्रोजेक्ट के लिए शाही कंपनी के सीईओ से मिलने जाती है और वो उसका सीनियर ही होता है और यहाँ वो प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। पर वह तो उसे पसंद करता था तो उसकी शादी के बारे में बड़बड़ाने लग जाता है। वह पूछती है कि हाँ तुमने क्या कहा, तब वह बात को पलट देता है और प्रोजेक्ट पे फोकस करने लग जाता है और उसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने में लग जाता है। और सीनियर जब उसे घर छोड़ने को जाता है, ऊपर से जियांग भी ये देख लेता है और उसे उसकी नजरों से समझ आ जाता है कि यह पर्सन तो मेरी बेटी से प्यार करता है। तो जैसे ही अंदर एनरेन आती है तो वह उसे बताता है कि अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम शादीशुदा हो तो दूसरे मर्दों से दूर रहा करो, तुम्हें उनकी टेंशन का कोई पता नहीं होता। तो वह कहती है अच्छा तो तुम जेलस हो रहे हो। वह मना करता है तो वह उसे पूछती है अच्छा तो तुम जेलस नहीं हो, तो बताओ तुम्हारा कान इतना रेड क्यों हो रहा है। तो जियांग वहां से चला जाता है और जब वो सोने जाती है तो आज उसका नीचे सोने की बारी होती है। तब वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वह ना सुनने का दिखावा करता है कि वह तो कितना बिजी है स्टडी करने में। तब वह उसे कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हें पढ़ना है, पर तुम्हारे विजन को क्या हुआ, तुमने बुक उल्टी क्यों पकड़ रखी है। और इससे वह बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और अगली सुबह भी जियांग उससे पूछताछ करने में लगता है। वो बताती है मैं प्रोजेक्ट साइन करने जा रही हूँ। वो सीनियर के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ पर जी और निया भी आए होते हैं अपने लिए वेडिंग हाउस खरीदने। पर उसकी जगह यहाँ एनरेन के कैरेक्टर पे चर्चा करने में लग जाते हैं और छोड़ो सीनियर को भी बातें लगा देते हैं। यहाँ एनरेन कहती है तुम यहाँ हाउस खरीदने आई तो हो, क्या तुम खरीद पाओगी, क्या तुम ये अफोर्ड कर भी सकती हो। और जब उन्हें वहाँ के घर के प्राइसेस का पता चलता है तो वह दोनों भीगी बिल्ली बन जाते हैं और फिर से उन दोनों के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लग जाते हैं। और इसके बाद वह दोनों एनरेन को जियांग के साथ अपनी शादी के लिए भी इनवाइट कर देते हैं और शाम को एनरेन लगी होती है जियांग को कन्विंस करने में प्लीज मेरे साथ शादी में चल पड़ो। और फिर वो मान ही जाता है।
तो एनरन के किस करने पे वह शर्मा भी जाता है और उन्होंने शादी में रिपोर्टर्स को भी बुलाया होता है और रिपोर्टर्स सवाल करते हैं कि आप मिस्ट्रेस रह चुकी हैं। तो यहाँ तो वो इल्ज़ाम एनरान पे ही डाल देती है कि उसने पहले जियांग से शादी की, तो मजबूरी में मुझे ही जी से शादी करनी पड़ रही है। तो रिपोर्टर्स अब एनरन से सवाल पूछते हैं कि आप शादी में दूल्हे को ऐसे कैसे रिप्लेस कर सकती हैं। तो वहाँ वो बताती है कि वह शादी वाले दिन मेरा दूल्हा मेरे स्टेप सिस के साथ शादी वाले दिन सोने में व्यस्त था, तो क्या मैं अब अपना दूल्हा रिप्लेस भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर डैड और स्टेप मॉम उस पे चिल्लाने लगते हैं और उसे गलत साबित करने में लगे होते हैं। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मैंने सबक पता करवा लिया है, इसमें एनरन की कोई गलती नहीं थी। और जी को भी कह देते हैं आज से एन और किन फैमिली में कोई कॉपरेशन नहीं होगा और ये शादी भी मैं कैंसिल करता हूँ। और वो सभी ग्रैंडपा से बहस करने में लग जाते हैं, पर ग्रैंडपा एनरन और जियांग के साथ वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पर जी भी मुंह फुला के निकल जाता है। पीछे से निया अपने मॉम डैड को उसे मनाने के लिए कहती रह जाती है और उधर दादू तो जियांग को स्पाइसी फूड खिला रहे थे और ऐसा कह रहे थे शुक्र है तुम तो स्पाइसी खा सकते हो, नहीं तो एनरन तो खाती ही नहीं। पर इधर जियांग का हाल भी खराब हो रहे होते हैं और वह बाहर आते ही अपने असिस्टेंट को मेडिसिन प्रिपेयर रखने और गाड़ी लाने को कह देता है और अंदर जाके ग्रैंडपा की परमिशन से एनरन को वहां से ले जाता है। पर गाड़ी में तो उसका हाल खराब हो चुका था और यहाँ एनरन उसे कह रही होती है कि तुम इतना स्पाइसी क्यों खाया। इतने में ही जियांग बेहोश हो जाता है और जिस वजह से वह लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और फिर से एनरन वही सवाल करती है। तो वो बताता है मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को सेट नहीं करना चाहता था। और जब एनरन बाहर जा रही होती है तो किन बाहर उसके वेट में खड़ा होता है और उसे मनाने में लग जाता है कि मैंने शाही कंपनी से भी बात कर ली है। तो वो उसे कहती है कमाल है, तुमने शाही कंपनी से बात कर ली और उसके बाद भी तुमने सीईओ को नहीं देखा और ऑफेंड कर दिया। तभी उसके पूछने पर कि आखिर उसका सीईओ कौन है, तब वह बताती है उस दिन मेरे साथ जो था जिसके कैरेक्टर पर तुम बात कर रहे थे वह उसी कंपनी का सीईओ है। और जैसे ही वह यह सुनता है वह शॉक हो जाता है। और अगले सीन में जैसे ही यहाँ पर हमारी एनरन खाना लेके जाती है जियांग के पास, तो जियांग कहने लग जाता है मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे अभी मरने का कोई शौक नहीं है। तो एनरन उसे कहती है अरे बकवास मत करो, यह खाना वांगमा ने ही बनाया है। और उसे अपने हाथों से वह खिलाने में लग जाती है और बाहर से मॉम डैड उन दोनों को इतना क्लोज देखकर खुश हो रहे होते हैं और मॉम भी डैड को कान पकड़ के वहां से ले जा देती है। और जियांग के मन में चल रहा होता है बीमार होना कितना अच्छा है। तभी एनरन आके बताती है तुम डिस्चार्ज होने वाले हो, पर वो ड्रामा शुरू कर देता है नहीं अभी तो मैं कहाँ ठीक हुआ हूँ, अभी भी मुझे पेट में दर्द हो रही है। तभी जोजो वहाँ आ जाती है तो यहाँ पर जियांग का तो मुंह ही बन जाता है और जोजो कहती है एक गुड न्यूज़ है कि जी को उसके पापा ने घर से निकाल दिया है। तो वो दोनों एक्साइटेड होके वहाँ से जाने लग जाती हैं। पर तभी जियांग भी साथ चलने को कहता है पर वह उसकी दर्द का पूछते हैं। पर अगले सीन में हमें उन्हें उन तीनों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है जहां एनरन थोड़ा सा पी के नशे में आ जाती है और उसे किस कर लेती है। और अगली सुबह जब वो उठती है तो उसका सिर दुखने लग जाता है तो उसका पति आ जाता है उसके लिए हैंगओवर मेडिसिन लेके। और तो वो उसके सूजे हुए लिप्स देख के कहती है अरे तुम्हें एलर्जी हो गई ड्रिंक करके क्या। जब वो खुद के देखती है तो कहती है अरे मुझे भी एलर्जी हो गई, अब हम दूसरी बार ऐसी बेकार जगह पे ड्रिंक करने नहीं जाएंगे। और उसकी ऐसी बचकानी बातें सुनकर वह बेचारा कुछ नहीं कह पाता है और रिपोर्टर्स ने सारी बातें फैला दी होती है जिसे देखकर निया बौखला जाती है। पर उसकी एविल मॉम एक और प्लान बनाती है और कहती है अभी भी हमारे हाथ से सब गया नहीं है,
क्यों ना हम उसे करप्शन के इल्ज़ाम में फंसा दें, तो उसके ग्रैंडपा खुद ही अपनी पोती को जेल में पहुंचा देंगे। और अगले ही सीन में एनरान के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हंगामा ना हो इसलिए एनरान उनके साथ कोऑपरेट करती है और जाते हुए डेस्क पे जो तक इंफॉर्मेशन देने को कह देती है और जो डायरेक्ट अपने भाई को कॉल करके सब बता देती है और जल्दी से एनरान को बचाने को कहती है। तो वो पहुंच जाता है उसे बचाने। पहले तो वो ऑफिसर मानने को तैयार नहीं होता, तो वो असिस्टेंट को हैंडल करने को कहता है। तभी ऑफिसर को उसके सीनियर की कॉल आ जाती है और यह सुनते ही वह जल्दी से कहता, आपने हमें पहले क्यों नहीं कहा, चलिए मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। और एनरान जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और असिस्टेंट जियांग को बता रहा होता है मैम को सेल में बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तो वो ग्रैंडपा से बात करने को कह देता है और एनरान जैसे ही उठ जाती है और अभी जियांग कहता है अब मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। और उसके बाद जियांग एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के लाता है, लिव इन टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट। वो उसे सवाल करने लगती है तो वो उसे कहता है अब मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही देती है और उसके जाने से पहले वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए एफर्ट्स देने लग जाता है। और अगली सुबह एनरान एक ऑर्डर रिसीव करती है जिसके अंदर का सामान देख के वो उसे जियांग से छुपाना चाहती थी, तो वो उसे कबर्ड में छुपा देती है। और जब वो सोई होती है तो कबर्ड खुला देखकर जैसे ही जियांग देखता है तो उतने में ही पीछे से एनरान उठ जाती है और उसे छीन के कहती है तुम किसी का पर्सनल सामान कैसे देख सकते हो। तभी वह कहता है रूम मेरा, बीवी मेरी, तो यहाँ रखा हुआ सामान भी तो मेरा हुआ, तो क्या बात कर रही हो तुम। तो इससे पहले कि वह उसके करीब जाता तो वह उसे रोक लेती है। तो वो उसे कंपनसेशन के लिए एक किस मांगता है, पर इससे पहले ही वह वॉशरूम भाग जाती है और अंदर से उससे पैड मांगती है। और इसके बाद जियांग उसके लिए हॉट शुगर भी लेके आता है और उसके साथ सो जाता है और उसके टमी को रब कर रहा होता है जहां उसे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा होता है। और अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो जियांग को सेम पोजीशन में देख के वो सोचती है क्या ये पूरी रात रब करता रहा, तभी मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था। और तभी जियांग भी उठ जाता है और उसको ग्रैंडपा की कॉल आती है जो कि उन्हें बताते हैं कि मैंने ढूंढ लिया है करप्शन में तुम्हें फंसाने वाले इंसान को और तुम पर किसने यह सवाल उठाए। और अगली सुबह ऑफिस में स्टेप मॉम पहुंच जाती है हंगामा करने को। फिर एनरन उन्हें गार्ड्स के हाथों से बाहर निकलवा देती है और उधर निया अपने डैड को इस क्राइसिस से निकलने के लिए कोई और प्लान बताती है जो कि ग्रैंडपा के शेयर लेना होता है। और वहाँ एनरन नींद में देख रही होती है कि किस तरह से ग्रैंडपा उससे बात करते करते गायब हो जाते हैं और उनके मरने का सपना देखते देखते वह डर के जाग जाती है। और जब वह जियांग को सेम सपने का बताती है कि मुझे ऐसा सपना हुआ, तो इसके बाद वह उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम सुबह होते ही उनसे मिलने को चले जाएंगे। और अगले दिन जब वह मिलने को जाते हैं तो वह सपना सच हो जाता है। अब आखिर ग्रैंडपा सच में इनके बीच में नहीं रहे या नहीं रहे, यह तो हमें आगे चल के ही पता लगेगा। एनरन उनकी मौत का सुन के शौक होती है, पर उससे बड़ा झटका तो उसे तब लगता है जब वो लोग बताते हैं वो अपने शेयर निया के नाम करके गए हैं, क्योंकि लास्ट लाइफ में तो उन्होंने सारे शेयर एनरन के नाम करवाए थे और ऐसी सडन डेथ तो हुई नहीं थी उनकी, और उन्हें हार्ट अटैक आने के लिए हार्ट की भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं और लॉयर की उन तीनों से बातें जी ने रिकॉर्ड कर ली होती हैं, जिनमें साफ पता लग रहा था उन्होंने यह सारे डॉक्यूमेंट्स फेक अरेंज किया है। और वो उन्हें फेक अरेंज किए हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने अपनी इनहेरिटेंस एनरन के नाम ही की थी, पर उन्होंने
उन्होंने यह सब गलत हथकंडे अपनाकर अपने नाम कर दिया था और यहाँ पर जी उन्हें धमकाता है कि मेरे पास आपके खिलाफ प्रूफ हैं, तो अच्छा होगा कि आप वापस से हमारी शादी करवा लें। और अगले ही सीन में निया और जी शादी कर रहे होते हैं और शादी में एनरेन और जियांग भी पहुंच जाते हैं और यहाँ वो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। और जब इनहेरिटेंस की बात आती है तो जियांग बताता है वो तो एनरेन के नाम है। तभी डैड आके जियांग को चोरी के लिए अक्यूज करने लगते हैं, पर वो कहता है अपनी चीजों को लेना चोरी नहीं होती, नहीं तो आप तो यूं ही ये सब हजम कर लेते। और दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वो ग्रैंडपा की ग्रेव पे पहुंच जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम आपको टाइम रहते हुए बचा नहीं पाए। हालांकि मुझे सपना भी आया पर मैं उसे टाइम पे समझ नहीं पाई। और अगले दिन वो जियांग के ऑफिस पहुंच जाती है लंच लेके, पर रिसेप्शनिस्ट उसे जानती तो थी नहीं, तो उसे रोक देती हैं। तो वो जियांग को कॉल करने के लिए जाती है तो वो दोनों लड़कियां उसके बारे में बात करने में लग जाती हैं। तभी उसे वापस आता हुआ देख के जियांग की वाइफ के बारे में बताने लगती हैं कि वो शादीशुदा हैं उसकी तारीफ उसके ही सामने करने में लग जाती हैं। तभी अंदर से असिस्टेंट उसे लेने आ जाता है और उन दोनों को भी पता लग जाता है कि यही हमारी बॉस लेडी हैं। और यहाँ पर एनरेन जियांग का फेवरेट खाना लेके गई होती है तो वह बड़े चाव से खाता है और एनरेन को टेस्ट करने भी नहीं देता। फिर वो बताती है ये मैंने ही बनाया था, अब उसने इतना टेस्टी खाना कैसे बना दिया। तभी यह सब पता लग जाता है क्योंकि जियांग की तबीयत खराब हो गई और जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर से पता लगता है उसे तो फूड पॉइजनिंग हो गई है। और जियांग की बहन और उसकी माँ को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि खाना बनाना इतनी भी कोई जरूरी बात नहीं है, उसके लिए तो मेड्स हैं। पर वैंग माँ अब एनरेन पर टॉन्टबाजी शुरू कर देती है और हर जगह उसे बातें सुनाती रहती है। और यहाँ जियांग उन्हें समझा देता है कि यह मेरी बीवी है, आप इससे माफ़ी मांगिए, और ऐसा बर्ताव करने के लिए उन्हें मना करता है। और जब नीचे आता है तो वहाँ वांग माँ की बेटी पहुंची होती है और जियांग की ओवर केयर करने में लग जाती है और वांग माँ भी उन दोनों को मिलाने के मिशन में लग जाती है। और यहाँ अब वांग माँ के उस बर्ताव का समझ आता है और वो लड़की तो जियांग से चिपके जा रही थी, तो एनरेन मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो वो उस लड़की को दोबारा से अपने घर आने से मना कर देता है कि अब मैं शादीशुदा हूँ। फिर जियांग अपनी रूठी बीवी को मनाने में लग जाता है पर उसे इतना चिढ़ता देखकर वह उसे छेड़ने में लग जाता है। और अगले दिन एनरेन पहुंच जाती है उसकी बहन से उस लड़की वेई वेई के बारे में सवाल करने, जो उसे और भड़का देती है। वो दोनों तो बचपन के स्वीट हार्ट्स हैं। तो इसके बाद वो अपने सीनियर से मिलने चली जाती है और जहां वो उसे शाही कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में बताता है। और अगले सीन में वो उसी मीटिंग में पहुंचे होते हैं और जहां हर कोई एनरेन को उसकी बॉडी सेल करके प्रोजेक्ट लेने पर बातें सुना रहा होता है। तभी वह खुद ही उन्हें उस प्रोजेक्ट को देखने को कहती है और जैसे ही वह लोग उस प्रोजेक्ट को देखते हैं उन सभी के मुंह बंद हो जाते हैं और यह प्रोजेक्ट एनरेन को ही वापस से मिल जाता है। और बाहर वो सीनियर के साथ जा ही रही होती है, तभी देखती है कि जी का एक्सीडेंट हो चुका है। तो एनरेन यहाँ सीनियर को उस गाड़ी के बारे में पता करने को कह देती है और हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेटर उस ड्राइवर के बारे में बताता है किसी ने उसे ऑर्डर दिया था पर यह किसने किया था यह नहीं पता चला। तो उसके बाद वहाँ उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग उसे कैंसर था। एनरेन उसे बताती है एक्सीडेंट के पीछे निया का हाथ है, पर वो कहता है अच्छा तुम हम दोनों को अलग करना चाहती हो। तभी बाहर से निया आके भी उसे सुनाने लगती है तो वो घर जाती है। तब वह घर जाती है और जब जियांग से बात करते हुए उसके सीनियर की बात आती है तो जियांग उससे दूर रहने को कहता है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। एनरेन यह मानने से मना कर देती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो फिर भी उसे मना करता है कि
कि तुम उससे नहीं मिलोगी। पर अगले दिन सीनियर उसके पास पहुंचा होता है और अब अपने दिल की बात भी रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। और तो और जियांग को डाइवोर्स देने की एडवाइस भी दे देता है और तभी पीछे से जियांग भी आ जाता है और यहाँ इन दोनों की बहस हो जाती है। पर एन रैन उन दोनों को शांत करके सीनियर को समझा देती है कि मैं अब जियांग से ही प्यार करती हूँ और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ, तो आप हमारी शादी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई। और उसके जाने के बाद वहाँ पहुँच जाता है जी जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे उस प्रोजेक्ट को दे दीजिए और अगर तुम चाहोगी तो मैं निया को डाइवोर्स भी दे दूंगा। और तभी पीछे से निया आ जाती है और वह उसे धमकाने में लग जाती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे उम्मीद है तुम अपने प्रॉमिस को भूले नहीं होगे। तभी शाम को एनरन को प्रीवियस लाइफ की मेमोरी आती है तो जियांग के साथ पहुंच जाती है जी को ढूंढने और जियांग के घर में जाते ही उसे पता लगता है यहाँ पर तो जी है ही नहीं। तो वह उसकी माँ से उनका एड्रेस लेके वहाँ को निकल जाते हैं क्योंकि उसे याद था कि पिछली जिंदगी में भी जी ने इसी रात को कुछ गलत स्टेप उठाया था और होता भी वही है। जी ने निया को मार दिया था, वह वहाँ पर पागल हो चुका था क्योंकि वह इस टॉर्चर को झेल नहीं पा रहा था क्योंकि निया ने उसकी जिंदगी को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया था और वह पागल हो के इवन एनरान को भी मारने वाला था। पर असिस्टेंट उन्हें बचा लेता है। पर फिर भी यहाँ पर एनरन बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में जैसे ही वह उठती है तो वह लोग जी के जेल में जाने के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी सीनियर भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके लिए सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स लेके आया होता है। और अगले दिन एनरन के डैड पहुँच जाते हैं उससे माफ़ी मांगने कि मुझे मालूम हो गया है तुम्हारी मॉम को मारने के पीछे तुम्हारी स्टेप मॉम का ही हाथ था, इसलिए मैंने उसे डाइवोर्स भी दे दिया है। तो वह माफ़ करने को कहता है पर आखिर वह उसे माफ़ क्यों करती, क्योंकि अब तक वह हमेशा ही निया का साथ देते रहे, उन्होंने कभी भी अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोचा ही नहीं, तो वह उन्हें माफ़ नहीं करती। और वहाँ जब एनरन कंपनी को अपने नाम करने को पहुंची होती है तो शेयर होल्डर्स मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि वो उसके डैड के साथ मिले होते हैं। पर अब यहाँ एंट्री होती है ग्रैंडपा की, वह तो कभी मरे ही नहीं थे और अपनी पोती को मुसीबत में देख के वह उसकी मदद को पहुंच जाते हैं और यहाँ स्मूथली उसके नाम कंपनी हो जाती है। और फिर से इन तीनों की तिगड़ी मिलती है और खूब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं क्योंकि दादू जिंदा थे और अब तो कंपनी भी एनरन की हो गई। और एनरन हर बार की तरह नशे में हो जाती है तो जियांग उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ इनका रोमांस भी शुरू हो जाता है। अगली सुबह तो जियांग के फेस से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देख के असिस्टेंट भी सोच में पड़ा हुआ था। और तभी उधर ग्रैंडपा की कॉल आने पे उसे एनरन के गायब होने का पता लगता है तो वह तुरंत से उसे ढूंढने को निकलता है और उधर उसे किडनैप करने वाले उसके खुद के डैड होते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में उसे उठाया होता है कि मेरा सब कुछ छिन गया। वो कहती है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से दादू ने मेरे नाम सब किया और आपको कुछ फूटी कौड़ी तक नहीं दी। और डैड भी जियांग को कॉल करके उसकी बात एनरन से करवाते हैं और उसके डैड कहते हैं ढूंढ सके तो ढूंढ लो। और तभी असिस्टेंट उनकी लोकेशन लेके आता है और अगले सीन में वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां डैड उन्हें 100 मिलियन का पूछते हैं कि तुम अपने साथ लेके आए हो, अगर तुम 100 मिलियन नहीं लेके आए हो तो आज ये जान से गई। तभी एनरन उनके हाथ में काट देती है और असिस्टेंट उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर यहाँ पर उसके डैड एनरन पे हमला करने लगते हैं पर बीच में जियांग आ जाता है और उसे चोट लग जाती है और हॉस्पिटल में उन्हें पता लगता है चाकू तो स्पाइन नर्व के करीब है जिस वजह से सभी टेंस होते हैं और एनरन खुद पे ब्लेम करने लग जाती है। पर यहाँ पर सब उसे बताते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है और क्या तुम्हें पता है वह तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता था, उसने अपनी डायरी में भी तुम्हारे ही नाम लिखे हैं। और यहाँ एनरन को समझ आता है कि वह इतनी आसानी से आखिर उससे शादी के लिए
मान कैसे गया था। और यहाँ जियांग की लेग्स वर्क नहीं कर पाती, इसलिए वह एनरेन से रूखा बर्ताव करता है ताकि उसे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़े और वह उसे छोड़ के चली जाए। पर आखिर एनरेन उसे डाइवोर्स देने को तैयार नहीं होती, तो वो उसकी केयर करती है और वो खुद से परेशान होता है। और जब एनरेन कहती है तुम जल्दी चलने लगोगे, और ऐसा कहते ही वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है, तभी जियांग उसके लिए जबरदस्ती से उठ लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है वह तो प्रेग्नेंट है। और बाहर से जब जियांग को चल कर आते हुए वह देखती है तो उसे सब कहते हैं अब डबल सेलिब्रेशन होगा जियांग के ठीक होने और उसकी अगली पीढ़ी आने के लिए। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ऐसे और भी ड्रामास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।